आइए स्टार्ट करते हैं। सार्क देश के बारे में स्टडी करेंगे आज। देखिए, सार्क देश यानी कि सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है सार्क देश का सहयोग। तो देखिए, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। देखिए, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के द्वारा मिलकर की गई। देखिए, और 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां जो सदस्य बना, अब शायद नहीं है। तो इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं। देखिए, दक्षिण एशिया में सहयोग की आवश्यकता। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि दक्षिण एशियाई देश भौगोलिक रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सहयोग सबके लिए लाभकारी है। इसमें देखिए, इसमें नेपाल और भूटान भूमि आबद्ध है, जिसमें नेपाल में होने वाली वर्षा से बिहार प्रभावित होता है तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाला बाढ़ बांग्लादेश के लिए समस्या बन जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों की सामाजिक आर्थिक समस्याएं एक समान है, अतः सहयोग के साझे देखिए लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। देखिए, अतः सहयोग से साझे से जो है लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें कि उदारीकरण के वर्तमान दौर में दुनिया के देशों के बीच ज़्यादातर व्यापार क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में संचालित हो रहे हैं, इसलिए दक्षिण एशिया को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि साझे सहयोग के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा, इसलिए भविष्य में विवादों को हल करने के लिए के भी संभावना निर्मित होगी। देखिए, दक्षेश की स्थापना के बारे में शुरुआत में बताया गया है, और देखिए फिर से देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि दक्षेश की स्थापना 1985 में हुई। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन के नाम से जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है की गई। और यह उल्लेखनीय है कि दक्षेश में देशों में बीच आकार और शक्ति की अत्यधिक भिन्नता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक राज्य की जो संप्रभुता की सम्मान के लिए यह प्रावधान किया गया कि दक्षेश यानी कि सार्क के सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाएंगे तथा दक्षेश की बैठक सभी सदस्यों के समर्थन के बाद ही बुलाई जाएगी। और दूसरा पॉइंट है इसमें इसकी स्थापना के बारे में कि दक्षेश जो है चार्टर में यह स्पष्ट लिखित है कि यह किसी प्रकार के विवाद समाधान की संस्था नहीं है, बल्कि सामूहिक सहयोग को बढ़ावा देने का संस्थात्मक स्वरूप है। और इसका सार्क यानी कि दक्षेश का उद्देश्य क्या था या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कि देखिए, इसमें पहला पॉइंट है दक्षेश का उद्देश्य के बारे में कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। और दूसरा पॉइंट है दक्षेश को क्षेत्रीय सहयोग के मंच के रूप में विकसित करना, परिणाम स्वरूप परिवहन, तकनीकी, मौसम विज्ञान, संचार, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और तीसरा इस पॉइंट है इसमें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक मंचों पर दक्षेश देशों के बीच साझा सहयोग की रणनीति को अपनाना। और चौथा पॉइंट है कि दक्षेश राज्यों के बीच विवाद निवारण की संस्था नहीं है, इसलिए इस मंच पर सामूहिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा एवं किसी भी द्विपक्षीय विवाद को इस मंच से नहीं उठाया जा सकता। देखिए, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो दक्षेश है इसकी संरचना के बारे में स्टडी करते हैं कि इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष देखिए शासनाधियों के बीच शिखर वार्ता दक्षेश की सर्वोच्च नीति निर्माता संस्था है। और दूसरा पॉइंट है कि विदेश मंत्रियों एवं विभिन्न मंत्रियों के बीच आयोजित सम्मेलन। और तीसरा पॉइंट है विदेश सचिवों की बैठक। और चौथा पॉइंट है कि दक्षेश के मंच पर विभिन्न समितियों का भी गठन किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, तकनीकी जैसे विषयों पर विचार करने के लिए पृथक समितियों का गठन किया गया है।
और दक्षेश की जो उपलब्धियां हैं इसके बारे में भी देखते हैं यहाँ पे कि सामाजिक क्षेत्र है हमारा। यहाँ पे पहला है कि नई दिल्ली में दक्षेश विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और दूसरा है यहाँ पे वर्तमान में जन केंद्रित सार्क यानी कि पीपल सेंट्रिक सार्क को बढ़ावा दिया गया, जिसके द्वारा दक्षिण एशिया के विशिष्ट लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा तथा दक्षेश के विभिन्न वर्ष एवं दशकों सामाजिक सरोकारों के लिए समर्पित किया जाएगा। और सांस्कृतिक के बारे में देखते हैं। देखिए दक्षेश खेलों का आयोजन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से सामूहिक पहचान के निर्माण में सहायता प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे बताया गया है डायग्राम के अनुसार। और समान बाजार है जो चौथा पॉइंट है, और तीसरे को नीचे कर दिया है यहाँ पे। तो इसको देखते हैं कि यूएसए जैसे कि 3% भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और श्रीलंका के लिए है। बाहरी राज्यों के लिए दक्षेश के समूचे देश में जो समान प्रशुल्क लागू होगा। और देखिए यहाँ पे जो दूसरा बताया गया है मुक्त व्यापार के बारे में कि नकारात्मक सकारात्मक केवल 200 वस्तुओं पे होगा और जो है प्रशुल्क जो है वो 0 होगा। सूची का निर्माण यहाँ पे बताया गया है कि कितने वस्तुओं पर कितना प्रतिशत होगा। और वरीयता व्यापार जो उसके बारे में बताया गया है कि सदस्यों को और प्रशुल्क यानी कि छूट यानी बाहरी देशों को नहीं, वरीयता व्यापार के लिए जो इसके सदस्य हैं वही देश। देखिए दक्षेश के मंच पर 1993 में जो वरीयता व्यापार का समझौता हुआ, जिसमें दक्षेश में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2004 में इस्लामाबाद बैठक में मुक्त व्यापार का समझौता किया गया, लेकिन दक्षिण एशिया के सभी राज्यों की आर्थिक हैसियत एक समान नहीं है। इसलिए मुक्त व्यापार समझौते में राज्यों को 2 श्रेणी में विभाजित किया गया। देखिए विकासशील देश हो गया और दूसरा है इसमें कि गैर विकासशील देश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। देखिए यहाँ पे गैर न्यूनतम विकासशील देश हैं, जबकि शेष देश न्यूनतम विकासशील देश हैं। देखिए इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जो है गैर न्यूनतम विकासशील देश हैं। और इस जो 8 देशों में और सभी और देश क्या हैं, न्यूनतम विकासशील देश हैं। देखिए वर्ष 2016 तक इसमें क्रियान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अतिरिक्त सेवा क्षेत्र में भी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और इस समझौते को विवाद निस्तारण का भी प्रावधान है। ठीक है, तो और नेक्स्ट है इसमें कि मुक्त व्यापार क्षेत्र का समझौता आज तक क्रियान्वित नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त व्यापार को बेहतर बनाने के लिए सभी दक्षिणी एशियाई देशों के बीच राजमार्ग संपर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया तथा समूचे दक्षिण एशिया देखिए एनर्जी ग्रिड से जोड़ने का भी प्रस्ताव किया गया। देखिए दक्षेश के चार्टर में द्विपक्षीय विवादों को सदैव दूर रखने का प्रयास किया गया है। देखिए इसमें सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि दक्षेश के चार्टर में द्विपक्षीय विवादों को सदैव दूर रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच विद्यमान अविश्वास एवं राजनीतिक विवादों के कारण आर्थिक एकीकरण का विचार प्रभावी नहीं हो सका। और नेक्स्ट आगे देखते हैं कि दक्षेश के मंच पर आर्थिक एकीकरण का जो विचार है प्रभावी होने में गंभीर बाधाएं विद्यमान हैं। देखिए यहाँ पे कि क्योंकि दक्षेश के देशों में देखिए है पे कि सभी पहचान नहीं बना सकी। इसमें अभी भी सुरक्षा खतरों को लेकर परस्पर अविश्वास कायम है और इस परिस्थिति में सहयोग की पहल सार्थक नहीं हो सकती। दक्षेश में अभी भी पाकिस्तान भारत को सुरक्षा का खतरा मानता है। बांग्लादेश पाकिस्तान को तथा अफगानिस्तान पाकिस्तान को सुरक्षा का खतरा मानता है, जबकि भारत को सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा चीन से आता है। देखिए ये तो पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अभी विनिर्माण क्षेत्र का प्रभावी विकास नहीं हो पाया है और सभी दक्षिण एशियाई देशों का, जिसमें नेपाल भूटान को छोड़कर चीन के साथ सबसे बड़ी व्यापारिक सहभागिता है, जो दक्षेश का सदस्य नहीं है। और देखिए आगे स्टडी करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जो है थिम्पू घोषणा पत्र में पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए साझे सहयोग की पहल की गई और वार्ताओं वैश्विक
पर्यावरणीय यानी कि सम्मेलनों में भी एक समान दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया। देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में था और आतंकवाद के मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें शार्क में कि दक्षिण एशिया में वैश्विक आतंकवाद को प्रतिबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव संख्या 1207 तथा 1373 को क्रियान्वित करने पर बल दिया गया और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार तथा मानवीय देखिए दुर्व्यवहार को रोकने का प्रयास किया गया, जबकि पाकिस्तान अभी भी भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। और दक्षेश यानी कि सार्क का भविष्य क्या है इसके बारे में देखते हैं कि देखिए इसमें पहला पॉइंट बताया गया है दक्षेश का भविष्य के बारे में कि पिछले 32 वर्षों में दक्षेश ने केवल 18 शिखर सम्मेलन हो सके और पाकिस्तान के नकारात्मक दृष्टिकोण को देखते हुए दक्षेश की प्रगति की उम्मीद नहीं है। और दूसरा पॉइंट है कि भारत को दक्षेश में देखिए उलझने के बजाय एक देखिए यहाँ पे ईस्ट नीति को बढ़ावा देकर देखिए यहाँ पे बिम्स्टेक को सुदृढ़ करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बिम्स्टेक क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जिसका पूरा रूप है बिम्स्टेक का, जिसका पूरा रूप है बंगाल की खाड़ी यानी कि बहुत क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल। देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी देखिए सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन है और इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे एक अलग से वीडियो में। तो आगे देखते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कि दक्षेश में ना तो देखिए साझी पहचान का विकास हो सका और ना ही देशों के बीच पिछले 3 दशकों से देशों के बीच विश्वास निर्माण हो सका, बल्कि दक्षेश में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के बजाय भारत को प्रतिसंतुलित करने की प्रवृत्ति ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए दक्षेश का प्रदर्शन निराशाजनक है, जिसमें भविष्य के लिए उम्मीद करना तार्किक प्रतीत नहीं होता है। देखिए पक्ष में क्या है दक्षेश इसके बारे में देखते हैं कि इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि दक्षेश एक बहुपक्षीय मंच है जिसमें द्विपक्षीय विवादों से अलग रखने की आवश्यकता है और पाकिस्तान के साथ विवादों के कारण दक्षेश में विद्यमान सहयोग और बैठकों को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा पॉइंट बताया गया है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत है, इसलिए भारत के हित का दाव ज़्यादा लगा है, ठीक है। और इसलिए देखिए प्रोएक्टिव नीति अपनाते हुए दक्षेश को सफल बनाने की पहल करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बिम्स्टेक का विकल्प है जो निर्वाद के रूप में बेहतर है, लेकिन इसे दक्षेश का विकल्प बनाने के बजाय दक्षेश के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। और चौथा पॉइंट है कि दक्षेश के मंच पर भारत पाकिस्तान को एक साथ आने का मौका मिलता है, इसलिए इसके सकारात्मक उपयोग द्वारा इसको प्रभावी बनाया जा सकता है। देखिए इसका निष्कर्ष क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। दक्षेश एक बहुपक्षीय मंच है जिसे बनाए रखना समय की मांग है और उदारीकरण के वर्तमान युग में सहयोग राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का ज़्यादा बेहतर तरीका है। और देखिए इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार के राइज हो सकते हैं, तो इसमें पहला है कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में दक्षेश यानी कि सार्क के महत्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और दूसरा है कि साफ्ता यानी कि SAFTA के मूल प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण के मार्ग में उत्पन्न प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि दक्षिण एशिया में विद्यमान संघर्ष के प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए। दक्षेश इन समस्याओं के समाधान में कहाँ तक सहायक है, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और देखिए यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि दक्षेश के मूल्य उद्देश्यों और प्रगति का आकलन कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में दक्षेश विफल हो चुका है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।